हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। हर दिन आपको मैं नए नए वीडियो लेकर आता हूं फेसबुक पर और उसमें अलग अलग टॉपिक का होता है। उसी क्रम में आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12 के रेनबो पार्ट 2 से प्रोज और पोएट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये खास करके जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके मद्देनज़र में रखते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूं कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ बताएं, ताकि दूर दूर तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं, उन तक ये पहुंच पाए। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि ग्रामर और साथ में लिटरेचर दोनों पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसके पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक जैसे टेंस, वॉइस और नरेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियो अपलोड किए थे। उसमें बताया था कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव। उसी क्रम में आज हम आपको रेनबो पार्ट 2 से प्रोज और पोएट्री से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और उसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूं। अगर आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन समझ लेंगे और अपने एग्जाम की अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे देख सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर आसानी से उसका ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। आखिर ये चैप्टर किस प्रकार का है? कोई भी चैप्टर होता है तो याद रखना है आपको कि उसमें पढ़ते हैं तो कोई चैप्टर ऐसे होता है, कोई स्पीच है, कोई स्टोरी है, कोई ड्रामा होता है। और दूसरी चीज़ याद है आपको कि वो चैप्टर कहाँ से लिया गया है, ये भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। तो आपने अगर ऑफलाइन में पढ़ा है तो आपको ज़रूर पता होगा, और हम भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं बच्चों को, उन बच्चों को भी पता होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है। तो आपको पता है, सबसे पहले तो जानना है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है किसने लिखा है। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को लिखने वाले महात्मा गांधी हैं। और ये क्या है? तो एक एसे है। ये क्या है? तो एन एसे कहेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, एक निबंध है जो महात्मा गांधी के ही ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है। याद रखना कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से ही लिया गया है, उनकी ऑटोबायोग्राफी से, और एक एसे है। चलिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, एक चैप्टर से लगातार मैं 8-10 क्वेश्चन बनाया हूं, जिस तरह से हर बार एग्जाम में पूछते रहा है, उसी को देखते हुए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं चैप्टर बाय चैप्टर। अब दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी पॉपुलरली नोन एज, महात्मा गांधी लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे। तो महात्मा गांधी किस लिए लोकप्रिय थे? बापू के नाम से, द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से, किसी बोथ ए एंड बी कि दोनों नाम से, कि नन कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा, पढ़े हैं चैप्टर, तो उसमें लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जो लोकप्रिय थे बापू और राष्ट्रपिता के नाम से, फादर ऑफ नेशन के नाम से भी और बापू के नाम से भी पॉपुलर थे। महात्मा गांधी वाज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ये आपका जो चैप्टर के शुरुआत में जो दिया हुआ है लेखक परिचय, उसी से बनाया गया, चैप्टर से ही लिया गया, बीच का नहीं है, शुरुआती से है। तो इस तरह से एग्जाम में आता है, उसी को मद्देनजर में रखते हुए हम बनाए हैं आपको क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सक्सेसफुली यूज्ड, महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक प्रयोग किया था एज चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी जो है किस चीज का भारत में अंग्रेजों के सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किस चीज का मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया था। एक है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, बी में है ट्रूथ, सी में स्टिक और डी में ट्रेडिशन है। मतलब परंपरा, छड़ी, सत्य, और एक है दिया हुआ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस।
सत्य और अहिंसा। तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जो है भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा का प्रयोग मुख्य हथियार के रूप में किया था, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे सत्य और अहिंसा का पुजारी थे, हमेशा सत्य बोलते थे, कभी भी हिंसा नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा के समर्थक नहीं थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ऑप्शन हो जाएगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति को किसने लिखा है, यहाँ पर राइटर पूछ रहा है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, भारतीय सभ्यता और संस्कृति लिखा जाता है या लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया? तो चैप्टर के बारे में आप शुरू में पढ़ लिए, सब चैप्टर दिया रहता है आपका शुरुआत में, जब चैप्टर के शुरू होने से पहले जितना भी चैप्टर कंटेंट्स में दिया रहता है, कौन सा चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया, कौन सा पोयम किस पोएट के द्वारा लिखा गया, शुरू में ही बुक का पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिविलाइजेशन इज, यहां पर याद रखना है कि विच सिविलाइजेशन इज अनपैरेलल इन द वर्ल्ड। कौन सी सभ्यता जो है वो संसार में असमानांतर है, मतलब कि उस सभ्यता के बराबरी कोई नहीं कर पाया है। अनपैरेलल है मतलब उसका दूसरा कोई समान नहीं है, समानांतर नहीं है। तो कौन सी सभ्यता जो है जिसका दूसरा कोई समानांतर नहीं है? तो आपको पता होगा कि आपका जो है इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, इसके समानांतर दूसरा सभ्यता कोई नहीं है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, भारतीय वैभव है, भारत की सुंदरता है, भारत का जो इतिहास है वो क्या है, किस तरह के है? ड्रामा है कि पोएट्री है कि इग्नोरेंट अज्ञानी है कि इमूवल है, अडिग है? इसका अर्थ हो गया अडिग। भारत का किस तरह का गौरव है ना? तो भारत का गौरव जो है अडिग है, याद रखना है, जो बिल्कुल किसी भी तरह के परिवर्तन लाने पर बदला नहीं था। बहुत सारे लोगों ने इसे परिवर्तन करने की कोशिश किया, बहुत सारे राष्ट्र के जो आक्रमणकारी हैं आक्रमण करके हमला करके इसे तोड़ने की कोशिश किया, बदलने की कोशिश किया, लेकिन भारत जो था अपना गौरव को बचाए रखा। तो हम कह सकते हैं इमूवेबल है। आगे देखेंगे आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज। फोर फादर्स का अर्थ होता है पूर्वज, जिसको हम दूसरा सिनोनिम्स कह सकते हैं एंसेस्टर्स। इसका दूसरा सिनोनिम्स है एंसेस्टर्स। आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज। डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वज जो है मशीनरी का आविष्कार नहीं किए थे, कल पुर्जे का आविष्कार नहीं किए थे। बिकॉज, क्यों नहीं किए थे? कारण बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं वो कल पुर्जे का आविष्कार नहीं किए थे। किस लिए नहीं किए थे? तो ए ऑप्शन में दिया हुआ कि दे वुड हैव मेड रूल, क्योंकि ये क्या बना देगा, हमें कानून बना देगा। दे वुड हैव मेड अस मिनिस्टर, ये हमें मंत्री बना देगा। दे वुड हैव मेड अस लेजी, ये हमें आलसी बना देगा। दे वुड हैव मेड अस प्राउड, ये हमें घमंडी बना देगा। तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी बताते हैं उस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में कि हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार इसलिए नहीं किए थे क्योंकि वो जानते थे कि मशीन हमें क्या बना देगा, आलसी बना देगा। मशीन हमें क्या बना देगा, आलसी बना देगा। इसीलिए हमारे पूर्वज ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया था। वो जानते थे, ऐसा नहीं कि मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन मशीनों का आविष्कार इसलिए नहीं किए थे क्योंकि पता था कि अगर मशीन का आविष्कार कर देंगे तो लोग मशीनों पर आश्रित हो जाएंगे, और जब मशीनों पर आश्रित हो जाएंगे तो हाथ पैर से कोई काम नहीं करेंगे, आलसी हो जाएंगे। इसीलिए आगे क्वेश्चन है कि हु सेट ए लिमिट फॉर आवर इंडल्जेंस, हमारे पूर्णता का सीमा तय किसने किया था? कि हमारे पूर्णता का किसी भी चीज के संतुष्टि के लिए, किसी भी चीज की प्राप्ति का जो होता है एक सीमा,
वो तय किसने किया था? आवर एंसेस्टर, वेस्टर्न कल्चर, मिनिस्टर की नन ऑफ दिस। तो हमारे जो है पूर्णता का सीमा तय करने वाले हमारे पूर्वज ही थे। बताया था कि इतना हद तक किसी चीज की प्राप्ति सही है, उचित है, इसके आगे हद तक जाएंगे तो हमारे लिए बाधा बन सकता है। इसीलिए हमारे पूर्वज ने, है ना, किसी भी चीज के भोग विलासता का, पूर्णता का सीमा तय किया था। अगला क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर सेट ए लिमिट टू इंडल्जेंस बिकॉज। हमारे पूर्वजों ने एक पूर्णता का सीमा तय किया था, क्योंकि इसलिए तय किया था प्रोस्टिट्यूशन के कारण, मतलब कि अश्लीलता जिसे कह सकते हैं, भय विचारने के कारण, मतलब कि वैश्यागिरी के चलते, टाउट्स दलालों के चलते, वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग ने जो कुछ भी प्राप्त किया था, है ना, और परखा था, वो अपने एक कठिन परिश्रम के चलते। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने एक पूर्णता का सीमा तय किया था कि जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हुआ था और परखा था, वो सब किसके? एनविल ऑफ एक्सपीरियंस के वजूद पर। बहुत ज्यादा कठिनाई से, एनविल ऑफ एक्सपीरियंस जिसे कह सकते हैं, निहाई कह सकते हैं, कठिनाई से प्राप्त की गई वस्तु, आजादी जैसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत इज माई होम। अब सेकेंड चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, भारत इज माई होम इज द डिस्क्रिप्शन। भारत इज माई होम जो है वर्णन है, किसके बारे में वर्णन है? अबाउट द रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास, भारत के धर्म के बारे में वर्णन है। अबाउट द डिस्ट्रेस ऑफ द कंट्री, भारत के उस दयनीय हालातों के बारे में वर्णन है। अबाउट हिज प्लेस टू द सर्विस ऑफ द टोटली ऑफ इंडियन कल्चर, कि पूर्णतः भारतीय संस्कृति के प्रति सेवा के भाव के बारे में वर्णन है। तो आपको पता होगा कि भारत इज माई होम जो है डिस्क्रिप्शन, वर्णन है, जिसमें उन्होंने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारतीय संस्कृति को पूर्णतः सेवा करने की शपथ लिया था, उसके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग आगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक ओथ एज, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ किस रूप में लिया था? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के रूप में, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सेना के अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, द गवर्नर की राज्यपाल के रूप में। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो शपथ लिए थे भारत के राष्ट्रपति के रूप में। याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, और जाकिर हुसैन जो थे थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेकंड थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फर्स्ट थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ रहे हैं ना? आगे है, भारत इज माई होम इज, भारत इज माई होम क्या है? तो आपको पता है कि भारत इज माई होम जो है स्पीच है, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे तो पहला भाषण दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत मेरा घर है और भारत के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, और इस मैं अपने घर को मजबूत बनाऊंगा, हर परिवार के सदस्य की जरूरतों को पूरा करूंगा, एक सुंदर घर बनाऊंगा, यहाँ पर वैसे लोगों के लिए, प्राचीन लोगों के लिए घर बनाऊंगा जो अलग अलग अपने अपने सुंदर सुंदर कार्यों में लगे हुए हैं। आगे है डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कहाँ जन्मे थे, कहाँ पर जन्म लिए थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था, सभी को पता है, पढ़े, शुरुआत में ही लिखा हुआ है। फिर है क्वेश्चन कि ऑन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेस हिज व्यू थ्रू हिज एड्रेस इंडिया इज माई होम, या भारत इज माई होम। कह सकते हैं भारत इज माई होम या इंडिया इज माई होम। कह कि ऑन व्हाट ओकेजन, कौन सा अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं हिज व्यू, अपने विचारों को, थ्रू हिज एड्रेस, अपने संबोधन के द्वारा, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है,
तो कौन सा अवसर पर इस बात को बोला था कि भारत मेरा घर है? तो आपको पता होगा, जैसे ऑप्शन में है टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ लेते समय, टेकिंग ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय, इन इलेक्शन की चुनाव में। तो आपको पता है कि जब वो राष्ट्रपति की शपथ लिए थे और पहला भाषण दे रहे थे, उसी समय उन्होंने कहा था कि भारत मेरा घर है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से आस्था करके उनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनने का जो काम किया था, उससे बहुत ज्यादा अभिभूत थे और उसी के बाद बोले थे कि भारत मेरा घर है। आगे है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान थे, क्या? निबंधकार, नॉवलिस्ट, उपन्यासकार, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे एक महान राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे, याद रखना है, महान राष्ट्रवादी थे। अगला क्वेश्चन कि मनोहर माल गोनकर इज वेल नोन एज नॉवलिस्ट एंड राइटर। अब ये जो है अगला चैप्टर से पिंच ऑफ स्नफ से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनोहर माल गोनकर जो है वो बहुत ही अच्छे जाने माने हैं उपन्यासकार, नॉवलिस्ट मतलब कि उपन्यासकार, और राइटर किस तरह के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? तो कह सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी राइटर भी। मनोहर माल गोनकर एक जाने माने उपन्यासकार और लघु कहानी लेखक भी थे। ये चैप्टर पिंच ऑफ स्नफ से दिया गया है, जिसमें आपने पढ़ा है उसी से है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट, है ना, बेशक डिटेल कैरेक्टर, विस्तृत जो वर्णन है चरित्रों का, कैरेक्टर स्केच ऑफ, चरित्र का, किसका चरित्र का एक विस्तृत में वर्णन किया गया है। पिंच ऑफ स्नफ में जो है वास्तव में किसके चरित्र को एक विस्तृत विवरण या वर्णन बताया गया चरित्र का। तो आपको पता होगा उसमें कि नानू काका के बारे में बताया गया। जो नानू काका थे वो मनोहर माल गोनकर जो राइटर हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ उनके मामा थे, और किस तरह से झूठ बोल करके धूर्ततापूर्वक मंत्री से मिलने में सफल होते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। आगे है ए पिंच ऑफ स्नफ इज, क्या है? तो आपको पता होगा पिंच ऑफ स्नफ जो है शॉर्ट स्टोरी है, लघु कहानी है, जिसमें मनोहर माल गोनकर के मैटरनल अंकल, मामा जो नानू काका हैं, उनके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। मनोहर माल गोनकर इज एन राइटर, किस तरह के लेखक हैं? ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, इंडो एंग्लियन। तो आपको पता होगा मनोहर माल गोनकर जो है इंडो एंग्लियन राइटर है। मनोहर माल गोनकर इंडो एंग्लियन राइटर हैं। आगे 20 क्वेश्चन है, नानू काका वाज मदर्स ब्रदर। नानू काका जो थे वो माँ के किस तरह के भाई थे? नरेटर्स मदर्स ब्रदर थे, लेखक के माँ के भाई थे, रतिराम के माँ के भाई थे, या टेकिंग ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर के माँ के भाई थे? तो आपको पता होगा कि नानू काका जो थे लेखक के माँ का भाई थे। अगला क्वेश्चन है कि नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर। नानू काका जो हैं कहानीकार के से जुड़े हुए हैं एज ही वाज, जैसे कि वो उनके क्या थे? जैसे कि मित्र थे, कि मदर्स ब्रदर थे, कि मिनिस्टर थे, कि लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे? तो आपको पता होगा कि नानू काका जो हैं कहानीकार से ऐसे संबंध में है जैसे वो क्या है, कहानीकार के माँ का क्या है, भाई है। तो कह सकते हैं कि नानू काका वाज नरेटर्स मदर्स ब्रदर, नरेटर्स मदर्स ब्रदर। अगला क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज, नेग्रो का जीवन जो है, ये अगला जो है लिया गया है आपको आई हैव ड्रीम्स से है क्वेश्चन। कह रहा है कि द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज, नेग्रो का जो जीवन है वेरी प्लीज्ड, बहुत ही खुश है, मस्ट एडवेंचरस, बहुत ही ज्यादा साहसिक है, और कह सकते हैं सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको कह सकते हैं कि पृथकता के, है ना, जंजीरों में उदासीनता के साथ भरा हुआ है।
तो नेग्रो का जीवन जो है बहुत ही उदासीनता के साथ, है ना, बिलगाव के जंजीरों में बंधा हुआ है। तो मुझे आशा है कि आपको इतने सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में इससे जरूर आएंगे और समझ में आया होगा इसमें। तो आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और नए हैं हमारे इसमें तो फेसबुक पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।